नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी ABEO के बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, खासकर इसकी योग्यता पर, और जो भी आपके मन में डाउट हैं उन सब डाउट पर क्लियर बातचीत करूंगा। इसके सिलेबस पर देखेंगे, सिलेबस की जानकारी देखेंगे, इसकी तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, या हमारा जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उस कोर्स के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले ABO की बात करूं तो आप लोगों को अगर मालूम ना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी एग्जाम होते हैं या जो भी पद होते हैं उन पदों के विषय में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नियम बनाती है और उस नियम के अनुसार ही भर्ती होती है। जब भी कोई नियम बनाया जाता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो उसे आवश्यक रूप से राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ता है, यानी गजट में प्रकाशित करना पड़ता है, ताकि सभी लोग उस नियम को जान सकें। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 13 फरवरी 2026 को एक राजपत्र में प्रकाशन किया, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के जो पद हैं या जो पद भरे जाएंगे, जो जिन पदों की परीक्षाएं होनी है, उन पदों के विषय में इन्होंने विस्तार से बताया कि कौन सा पद होगा और उसकी योग्यता क्या होगी और क्या क्या परिवर्तन किए। समय समय पर गवर्नमेंट जो पदों की योग्यता है या पदों के लिए क्राइटेरिया जो मांगा जाता है उस पर परिवर्तन करती रहती है। उसी क्रम में 13 फरवरी 2026 को एक परिवर्तन किया गया और इसमें खासकर जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उसको वहां से लेकर के जो भी संचालक स्तर के जो अधिकारी होते हैं सभी पदों के विषय में क्राइटेरिया चेंज किया गया। क्योंकि हमारा मुद्दा सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जुड़ा हुआ है, तो हम सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। इस परिवर्तन में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे परिवर्तन बताए, जो कि वेतन आदि से संबंधित हैं, जो कि योग्यता से संबंधित हैं, मूल निवासी से संबंधित है, आयु सीमा से संबंधित है, सभी विषयों पर बातचीत किया। तो ये जो सब चीजें हैं ये भी महत्वपूर्ण है, भर्ती का तरीका, ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा देर में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ABO के विषय में देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहला तो ABO के विषय में आप देखेंगे, पहला परिवर्तन जो कि आपको पॉइंट नंबर 23 में दिखेगा, जो कि है ये 22 में, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिसके 268 पद हैं, जो कि द्वितीय श्रेणी का होगा, लेवल 9 का होगा। ठीक है, ये पद आप जान सकते हैं। इसको नियुक्ति कौन देगा? तो संचालक इसकी नियुक्ति करेगा, फाइनल नियुक्ति संचालक करेगा। ठीक है, चलिए अब और भी कुछ चीजें देखते हैं, और चीजों को देखने के लिए हमको पेज नंबर 21 में चलना पड़ेगा। पेज नंबर 21 में पॉइंट नंबर 23 में देखेंगे कि सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विषय में बताया गया है। 268 पद के विषय में बात की गई है और यहां पे 75% लिखा है, यहां पे 25% लिखा है। देखिए, विकासखंड स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में यानी शिक्षा के डिपार्टमेंट पे दो तरीके के पद होते हैं, एक BO होता है और एक ABEO होता है। BO यानी जिसको आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं, ABEO यानी जिसको असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं। BO जो होता है इसकी किसी प्रकार से सीधी भर्ती नहीं होती है, ये पद हमेशा प्रमोशन के माध्यम से ही भरे जाते हैं, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। जो सीधी भर्ती होती है वो ABEO की होती है, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होती है, जिसको हिंदी में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। और ये बताता है कि जो ABEO की भर्ती होगी उसको दो भागों में बांटा जाएगा, यानी जितने भी पद होंगे उसमें से 75% जो पद हैं वह सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, यानी डायरेक्ट भर्ती होगी, इसके लिए परीक्षा होगी। और जो 25% पद है, 25% जो पद होगा वो प्रमोशन यानी पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। अब ये जो 25% पद है इसको कैसे भरा जाएगा? तो जो 25% पद है उसके लिए बताया गया है कि 25% पद को जो प्रधान पाठक होंगे, जो मतलब हेडमास्टर होंगे माध्यमिक शिक्षा स्तर के, और उनके पास अगर स्नातकोत्तर की डिग्री है और अच्छा ठीक ठाक उन्होंने काम किया है, मतलब उसके लिए
वो बताया जाएगा कि कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और पीजी भी होना है, स्नातकोत्तर यानी पीजी, पीजी भी होना चाहिए और स्नातकोत्तर वो भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक समय तक वो काम भी क्या हो, वही इसको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी योग्य होंगे। बाकी हमारा मुद्दा तो ये है नहीं, हमारा मुद्दा क्या है कि ये जो 75% पद जो हैं जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक, अब सामान्य तौर पर जो योग्यताएं होती है, योग्यता जो होती है, योग्यता में आप देखें सामान्य तौर पर योग्यता में क्या क्या परिवर्तन किया गया। सबसे पहला परिवर्तन जो है बताया गया कि आयु सीमा 21 से लेकर के 35 वर्ष तक होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो भी फॉर्म भरने वाला है उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी में यदि आप जनरल हैं तो आपकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तक हो सकती है, यानी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी हैं तो आपकी आयु सीमा 21 से 43 ईयर तक होनी चाहिए, यानी लगभग 8 वर्ष की छूट मिलेगी। यहां से 35 और 8 करेंगे तो 43। अगर आप एसटी हैं, अगर आप एससी हैं, अगर आप तो आपके लिए है 21 से लेके 45 ईयर तक। अगर आप महिला हैं तो फिर आयु सीमा 21 से 45 साल की होगी। अगर आप केवल जनरल हैं और पुरुष हैं तभी 21 से 40, अगर जनरल हैं और पुरुष हैं तो 21 से 43, लेकिन अगर आप जनरल हैं और महिला हैं तो 21 से 45, ओबीसी हैं और महिला हैं तो 21 से 45 साल ही होगी। ठीक है, यानी अगर महिला हो गया, किसी भी कैटेगरी की है, कोई दिक्कत नहीं है, 21 से 45 साल की आयु सीमा होगी। अब ये तो चीज है, फिर ये क्या है, तो ये कहता है कि ये जो एबीयू का एग्जाम है इस फॉर्म के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग अप्लाई करेंगे, यानी जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं होंगे उनके लिए आयु सीमा 21 से 35 साल होगी, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट जो है वो होगा ही। क्लियर है? चलिए अब दूसरे बात पर विचार करते हैं। पहला दूसरा बात क्या है? दूसरा बात कहता है कि ये जो जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे जो इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके पास स्नातकोत्तर यानी इसकी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। पहले जब ये एग्जाम हुआ 2013 के आसपास, तो 2013 में इसके लिए जो डिग्री मांगी गई थी या योग्यता जो मांगी गई थी वह पीजी थी, स्नातकोत्तर था, पोस्ट ग्रेजुएशन था, मास्टर डिग्री था। ठीक है, अब जो लोग भी आप अपना देख लीजिए कि आप लोग क्या, जो आपके पास डिग्री है वो कहीं डिप्लोमा, कई लोग पूछते हैं कि जो पीजीडीसीए होता है सर क्या उसके बिहाफ पर हम इसको भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते, वो एक डिप्लोमा कोर्स है। आपके पास डिग्री कोर्स होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वाली कोर्स होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं। ठीक है, चल तो पीजी होना, पीजी कहा गया 2013 में, लेकिन 2022 जब आया तो इसकी योग्यता में परिवर्तन किया गया और पीजी के साथ एक और योग्यता जोड़ी गई जिसको कहा गया बीएड। 2022 में जब ये आया बीएड जोड़ा गया तो बहुत साथियों ने, बहुत लोगों ने बहुत विरोध भी किया, अपना रोष जाहिर किया कि ये चूंकि एक प्रशासनिक पद है तो इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी होगा इसका काम प्रशासन का है, ऑब्जर्वेशन का है, पढ़ाने का नहीं है, तो बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद सरकार के कान में किसी ने बोल दिया तो इसने फिर से राजपत्र में संशोधन करके इसको केवल पीजी कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन इस पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अभी 2022 तक की बात करूं तो पीजी के साथ जो बीएड था, इस बीएड में, इस पीजी में किसी प्रकार से कोई डिवीजन का मामला नहीं था, कोई श्रेणी का मामला नहीं था। आप थर्ड डिवीजन भी पास है तो दे सकते हैं, सेकेंड भी पास है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी जब इसको हटाया गया तो पीजी, बीएड हटा दिया गया और पीजी रखा गया, लेकिन पीजी के साथ कहा गया कि आपके पास सेकेंड डिवीजन मिनिमम पास होना चाहिए। अब कई बच्चों के सवाल ये हैं कि क्या मैं फर्स्ट डिवीजन पास हूं तो इस फॉर्म को भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा? तो ध्यान रखिएगा, यह मिनिमम योग्यता है, कम से कम योग्यता है कि द्वितीय श्रेणी पास। इसका मतलब एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि जो बच्चे थर्ड डिवीजन पास हैं किसी भी पीजी एग्जाम में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में थर्ड डिवीजन पास है, वो लोग इसको नहीं दे पाएंगे, बाकी सभी दे सकते हैं।
ग्रेस लेके पास हुए हैं, किसी भी प्रकार से पास हुए हैं, सेकेंड डिवीजन होना चाहिए, दे पाएंगे। मिनिमम थर्ड डिवीजन नहीं है तो दे ही पाएंगे। क्लियर है? अब विषय की बात करते हैं, सब्जेक्ट कि पीजी में कौन सा सब्जेक्ट होगा तो वो लोग दे पाएंगे। तो इसके लिए आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। कई बच्चों के मन में डाउट है कि मैं हिंदी लिटरेचर से किया हूं, इंग्लिश लिटरेचर से किया हूं, ये एमए किया हूं, एमएससी किया हूं, एमसीए किया हूं, एमबीए किया हूं, कुछ भी किया है, मास्टर डिग्री है ना, पीजी है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, तो दे सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट की बात करूं तो सभी सब्जेक्ट वाले इसको दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर है? चलो, अब इसका एग्जाम कौन लेगा वो भी यहीं पे बता दिया गया है। अब इसको दो पार्ट में आप देखेंगे तो दो पार्ट में दिया गया है एग्जाम को। सबसे पहली बात तो इसका एग्जाम जो लेगा वो लोक सेवा आयोग लेगा, यानी पीएससी लेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग लेगा। ठीक, फिर इनकी नियुक्ति देने की जिम्मेदारी किनकी है तो इनकी है। ठीक, वहां तक मत जाइए, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल ही जाएगा। मेन मुद्दा है कि सेलेक्ट कैसे होंगे, अब उस विषय में थोड़ा सा देखते हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से योग्यता आदि के विषय में कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। और अब थोड़ा इसके उस पर बात करते हैं कि और भी चीजें क्या क्या। सबसे पहला शुरू से देखना शुरू करिएगा, जो जो बताऊंगा उसको देखते जाइएगा। सबसे पहले देखिए कि ये 775 अंक का पेपर होगा। 775 अंक के पेपर को दो भागों में विभाजित होगा, यानी परीक्षा 775 अंक की होगी, ये दो भागों में विभाजित होगी। एक भाग जो होगा जो लिखित परीक्षा का होगा और दूसरा भाग जो होगा वो होगा इंटरव्यू का। 600 अंक लिखित परीक्षा होगी, 75 अंक इंटरव्यू होगा। जो लिखित परीक्षा है इसमें किसी प्रकार से लिखना, मेंस जैसा लिखना नहीं। ये क्या है तो लिखित परीक्षा के विषय में आप देखिए कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा ABCD फॉर्म में आएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। और उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको आपको लगाना होगा, गोला भरना होगा कुल मिलाकर। ठीक, तो इसमें से जो भी लगा, जैसे ये लगा तो ये लगा दिया। अब जैसा कि पीएससी लेता है, जैसा प्रश्न करता है या फिर जैसा वो उसका वो है पद्धति है, तो ये कहता है कि हर प्रश्न के लिए मैं 2 अंक दूंगा और यदि प्रश्न गलत हुआ तो 2/3 अंक काट दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 प्रश्न गलत होते हैं और 1 प्रश्न सही होता है तो आपका नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? आपका नंबर हो जाएगा 0। अब इसके आगे की बात समझाता हूं। लिखित परीक्षा की बात करते हैं। लिखित परीक्षा की बात करूं, लिखित परीक्षा की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जब आप लिखित परीक्षा में अच्छा करेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू कॉल आएगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लेकिन लिखित परीक्षा अच्छा नहीं हुआ तो इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे। लिखित परीक्षा में ही मतलब मेरिट आना है, अन्यथा कुछ नहीं। ठीक, लिखित परीक्षा के अंतर्गत आप कहें तो लिखित परीक्षा भी 2 पेपर में डिवाइड है, एक जिसको पेपर 1 बोलेंगे और दूसरा जिसको पेपर 2 बोलेंगे। पेपर 1 की बात करता हूं तो पेपर 1 जो होगा 300 अंकों का होगा और एक प्रश्न मैंने बताया 2 अंकों का होगा, तो प्रश्न कितने होंगे? 300 के जस्ट आधा, यानी 150 प्रश्न होंगे। ठीक, अब जो पेपर 1 है वह 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग जिसको इंडियन जीएस बोला जाएगा, दूसरा भाग जिसको छत्तीसगढ़ जीएस और तीसरा भाग जिसको रीजनिंग बोला जाएगा। हर भाग से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इससे 50, यानी इससे 100 नंबर के प्रश्न, 50 दूना 100, इससे 50 दूना 100 और इससे भी 50 दूना 100। अब थोड़ा सा बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 को अगर देखें तो यहां पर भी पेपर 2 जो है वो पेपर 2 भी 300 अंकों का होगा, यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो है जिसका नाम है शैक्षिक प्रशासन, नाम तो नहीं सुना लेकिन अब सुनो, अगर पेपर निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ऐसा पेपर है, ऐसा ये एग्जाम है कि बहुत सन्नाटे से निकल जाएगा। शिक्षक भर्ती जैसा हो हल्ला हंगामा होगा ही नहीं, निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत 6 यूनिट दिए गए, हर यूनिट से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि हर यूनिट से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 6 यूनिट है तो 50 छक्का 300 अंक, तो 6 यूनिट से टोटल कितने अंक हो गए? 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पेपर 1 और पेपर 2 की तुलना करें तो पेपर 1 में नंबर बहुत ज्यादा लाना बहुत कठिन बात है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जीएस पूछेगा, इंडियन जीएस पूछेगा। रीजनिंग में तो आप ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीएस का कोई माई बाप नहीं। हालांकि अच्छे से पढ़ेंगे तो ठीक ठाक नंबर आएगा, लेकिन फिर भी कोई माई बाप नहीं है जीएस का। कहां से पूछ देगा, क्या कर देगा, कैसे करेगा, नहीं पता। यानी इस पार्ट से जिसके भी नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे? एवरेज नंबर आएंगे, औसत नंबर आएंगे, बहुत ज्यादा नंबर नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो पेपर 2 है, जिसको हम शैक्षिक प्रशासन के नाम से मैंने कहा, इसमें आप चाहे तो बहुत नंबर गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2-3 चीजें। पहला है कि ये सिलेबस नया है, इसका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुद हम लोगों ने इसको बनाया, इसके कंटेंट को तैयार किया, तो इसके कंटेंट को तैयार करने में 10 से 12 महीने एक कंटेंट डेवलपर को पूरा लगा है। फिर पढ़ाने का, डिजाइनिंग करने वाले, आप सोच सकते हैं कितना मेहनत होगा, मिलता ही नहीं। बड़ी मुश्किल से, लगभग मैं कहता हूं एबीओ के इस सेकेंड पेपर के लिए कम से कम हम लोगों ने 150 किताबें रेफर की होंगी, 150 किताबें, तब जाकर के कंटेंट तैयार हुआ। तो आप सोच करके देखिए, क्या आप 150 किताबें रेफर करेंगे? अरे आप 15 ना करें, मैं तो बता रहा हूं, 15 किताबें आप नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा काम है तो हम देखते हैं। तो 150 किताबें कम से कम रेफर की है, तो कौन मेहनत करेगा 150 किताबों पर? लेकिन हम लोगों ने कोर्स बेचा था, मतलब कोर्स चालू किया था, लोगों ने खरीदा था, हमने बेचा था, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम पूरा करें। ऐसे ऐसे कोचिंग उस समय जब एबीओ का 2022 में हंगामा हल्ला हुआ, तो ऐसे ऐसे कोचिंग जो कि चालू तो किए शुरू में, और पैसा भी लिए, सब कुछ किए, लेकिन कोर्स को कंप्लीट ही नहीं करा पाए, या तो पढ़ा ही नहीं पाए, जो भी कारण होगा। वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन किया। बहुत सारे मैं बता सकता हूं, मैं क्या बताऊंगा, स्टूडेंट खुद बता देंगे। जिन्होंने लिया था, उसके बाद उन्होंने 1-2 लेक्चर देखा, समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो हमारे यहां ज्वाइन किया, हमारे यहां ज्वाइन फिर कंटिन्यू रहे, या फिर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया तो यहां ज्वाइन किया, या फिर छोड़ दिया, जो करना है किया, लेकिन कर दिया, कंप्लीट कर दिया कि अब नहीं हो पाए। तो 150 किताबें रेफर करना, 150 बुक रेफर करना कोई आसान बात नहीं। 10 से 12 महीने इसको समय देना कोई आसान बात नहीं, इस चीज को आप भी जान सकते हैं, ठीक। तो ऐसे करके इसको बनाया है। अगर जीएस में आप मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मेहनत देखो, ऐसा नहीं है कि इसको बस पढ़ लेंगे तो पूरा पेपर एग्जाम निकल जाएगा, पढ़ना तो दोनों ही पड़ेगा। इसमें भी भरपूर मेहनत है, आपको वीडियो क्लास या फिर कुछ कंटेंट देखेंगे तो समझ में आएगा, भरपूर मेहनत है इसमें भी कहीं पर कोई कोताही नहीं छोड़ा है हमने। इस पार्ट में तो ऐसा है कि अगर 150 प्रश्न पूछ रहा है तो बढ़िया पढ़ लो तो 140 नंबर भी, 140 प्रश्न भी सही हो जाएगा, क्योंकि लिमिट सिलेबस जो है बिल्कुल नया है, एग्जामिनर के लिए भी नया है, हर जगह से बिल्कुल, और एग्जामिनर भी 150 किताबें रेफर नहीं करेगा। तो इतना खोज के सोच समझ के हमने इसको बनाया। कुल मिला के सार ये कह सकता हूं मैं कि आप पेपर 1 तो पढ़ें, लेकिन पेपर 2 जो है उसको विशेष तौर पर पढ़ें। सिलेक्शन दोनों ही पेपर से होगा, एक पेपर से सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पेपर 2 पढ़ लिया तो सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। और ये ऐसा पोस्ट है कि अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, जब एग्जाम आएगा उस समय बच्चे इसको खोजेंगे, और जिस समय एग्जाम आएगा उस समय जब खोजेंगे तब तक आप क्या कर चुके होंगे, इस कोर्स को पूरा कर चुके होंगे। और जब पूरा कर चुके होंगे तो उस समय आपका काम क्या रहेगा, केवल रिवीजन। मेरे ख्याल से रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका रहेगा।
बस जो नहीं बन रहा है वो थोड़ा 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 देखना है और फिर बनता जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी तैयारी पहले से है, मास्टर डिग्री है, सेकेंड डिवीजन पास भी है, उसमें लग जाइए, मेहनत करिए, क्योंकि जो लंबे समय तक मेहनत करेगा वही इस पोस्ट को लेकर के जाएगा। अंततः एग्जाम आएगा, लोग फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन सोच करके देखिए, जो 2 महीना पढ़ा और जो 6 महीना पढ़ा, दोनों के उसमें क्या फर्क होगा, पढ़ाई में क्या फर्क होगा। कहते हैं ना कि खीर में जितना मीठा गुड़ डालोगे उतना ही ज्यादा मीठा होगा। तो जाहिर सी बात है, आपका मीठा क्या है, आपका मीठा जो गुड़ क्या है, आपका समय है। तो आप समय जब 2 महीना देंगे तो आपका खीर जो है कम मीठा बनेगा, जो 8 महीना 6 महीना दिया उसके लिए बढ़िया मीठा बनेगा, और वही इस पोस्ट को लेकर के जाएगा। ठीक है, चल अब मैं इसकी तैयारी के लिए कोर्स के बारे में बता देता हूं। मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में भी बता सकता हूं कि कौन कौन सी बुक पढ़ें, ठीक, कौन कौन सी बुक पढ़ें इसके बारे में भी बता सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप 150 बुक रेफर नहीं कर पाएंगे, 150 किताबें आप नहीं खरीद पाएंगे। 150 किताबें अगर खरीदते हैं 150, और उसमें से क्या पढ़ना है ये ढूंढते हैं, मान लेते हैं 100 रुपए का भी किताब खरीदते हैं तो 15,000 रुपए का आप किताब खरीदेंगे, और खरीदने के बाद फिर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और कितना पढ़ेंगे, और 100 रुपए किताब नहीं आता, बहुत महंगा महंगा आता है, 800 1300, एक तो किताब है जो कि मेरे ख्याल से 3200 कुछ रुपए का है, तो खोज नहीं पाएंगे। कहेंगे तो बुक लिस्ट भी बता दूंगा, 150 किताबों का बुक लिस्ट निकाल करके एक दिन पढ़ दूंगा, लेकिन मत फंसो यार, क्या मतलब है। बेहतर है ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो और पढ़ो, क्योंकि हमने उसमें पूरा सार दे दिया है। चलिए कोर्स के बारे में बताता हूं। इसमें देखिए वीडियो क्लास होगा कंप्लीट, और उसका कंप्लीट पीडीएफ होगा। पीडीएफ को आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंटेबल होगा, आप प्रिंट कराइए और प्रिंट करा करके रखिए। एक सबसे खास बात जो इस कोर्स की होगी, चूंकि अभी एग्जाम कब होगा इसकी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, तो सबसे खास बात यह होगी कि इसकी वैधता जो होगी, वैलिडिटी जो होगी, वो एग्जाम तक होगी। जब भी एग्जाम हो तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ बच्चों ने कोर्स लिया था, और अगर उनका एक्सपायर हो चुका है कोर्स, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 94 064 21 014, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने कोर्स को रिन्यू करा ले। फ्री है, कोई पैसा देना नहीं है, जैसा कि मैं बताया एग्जाम तक वैलिडिटी होगी तो कोई पैसा नहीं देना। जो लोग कोर्स ले चुके हैं उनकी बात करो, जो लोग लेना चाहते हैं उनके विषय में आगे बता देता हूं, शुल्क विवरण की बात कर देता हूं। ठीक, चलो इसमें 2 पेपर हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। जैसा कि मैंने बताया, पेपर 1 जिसका फीस 2000 रुपए है, साथ में 18% का जीएसटी होता है। पेपर 2 जिसका फीस 6000 रुपए है और 18% का जीएसटी होता है। टोटल अगर जोड़ेंगे दोनों कोर्स का फीस तो 9440 रुपए इसका फीस होगा। ठीक, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि पेपर 1 मुझे नहीं लेना, उनके लिए भी कोर्स उपलब्ध है। और जिनको लगता है कि नहीं एक बार और मेहनत कर लिया जाए, क्या पता पेपर 1 की वजह से चूक जाऊं, अभी तक जो पढ़ रहा था वो सफिशिएंट ना हो, तो दोनों पेपर लीजिए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पैसे का, 1,000 1,500 रुपए का फर्क आएगा, दोनों पेपर लो, सुखी रहो, बाकी आपकी इच्छा। अब ये जो फीस है थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं है कंटेंट के हिसाब से, फिर भी हमने ऑफर दिया है। अगर आप दोनों पेपर लेते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें 30% का डिस्काउंट होगा, अर्थात पेपर 1 और 2 मिलाकर के 8,000 फीस है, 8,000 का 30% डिस्काउंट करेंगे तो 5600 रुपए आएगा। इसमें 1,008 रुपए का जीएसटी ऐड होगा, तो ये 6608 रुपए में मिलेगा। अगर जो पेपर 2 लेना चाहते हैं, मेरी बातों से सहमत नहीं है, उनको लगता है कि नहीं मैं पेपर 1 कंप्लीट है, मुझे पढ़ना ही नहीं है पेपर 1, पेपर 2 बस पढ़ना है, तो पेपर 2 के लिए लेंगे तो 20% का डिस्काउंट है, जो कि 6,000 रुपए का, डिस्काउंट करके 4,800 रुपए होगा। उसमें जीएसटी लगेगा 864 रुपए का,
₹5664 का ये फीस होगा। ये ऑफर शुरुआत के 10 स्टूडेंट के लिए होगा, तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको कोर्स लेना है तो पहले लें और कम फीस का लाभ उठाएं। कम फीस और कम समय। जो बच्चे पहले कोर्स ले चुके हैं वो जरूर रिन्यू करा लें, क्योंकि अब वैकेंसी, मैंने बताया था इससे पहले वाले पेज में कि अब वैकेंसी जो है उसमें बहुत ज्यादा देरी नहीं है, कभी भी आ सकती है वैकेंसी। तो इससे पहले वाले पेज में मैंने बताया था, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना रिन्यू कराने का काम, उसको जरूर रिन्यू करा ले जो बच्चे पहले से ले चुके हैं वो, क्योंकि समय पढ़ना, रिवीजन समय कम मिलेगा, ध्यान रखना। और वही समय है जिस समय से आप निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने फीस डिटेल आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। आप चाहे तो कोर्स को ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करके ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप ऐप से ना जाएं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 94,064,21,014। यदि आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं, यानी दोनों पेपर के लिए जो फीस डिस्काउंट करके है ₹6,608, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें ABO 30% ऐसा लिख करके, आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, पेमेंट करिए, उसके बाद आपका कोर्स ऐप में ही एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप केवल सेकंड पेपर लेना चाहते हैं तो इस मैसेज को लिख करके भेजेंगे ABO 20%, और इसके लिए फीस मिले मतलब पेमेंट डिटेल मिलेगा, और पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ABO 30% लिख करके मैसेज कर रहे हैं, मतलब आपको ₹6,608 पेमेंट करना है। ABO 20% लिख करके मैसेज कर रहे हैं, मतलब आपको ₹5664 पेड करना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। फीस वगैरह सब डिटेल बता दिया हूं, और ये बहुत अच्छा पोस्ट है यार, बेहतर पोस्ट है। मतलब पूरा प्राइवेट स्कूल जो होता है इनके कंट्रोल में होता है, ABO के कंट्रोल में ही होता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं खुल के उतना नहीं बता सकता, लेकिन है इसमें ये बढ़िया दमदार पोस्ट है। साइन करने कब अटक जाता है, समझ लो साइन करने का क्या मामला है इसमें। तो मास्टर डिग्री है तो बेशक और बेझिझक होकर के इसकी तैयारी करिए, मेहनत करिए, और मेहनत रंग लाएगा। जितना पढ़ोगे, जितना रिवीजन करोगे, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, चाहे वो सेकंड पेपर हो। फर्स्ट पेपर में कह सकता हूं थोड़ा बहुत आ भी सकता है, कोई माई बाप नहीं, क्यों फिर भी हमने कोशिश किया है, और अभी तक जो कवर रहा है लगभग 70%, 80% से ऊपर ही प्रश्न आया है, मिनिमम 70 तो मान ही लीजिए। लेकिन सेकंड पेपर में क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। फर्स्ट पेपर भी आपका अच्छा रहेगा, सेकंड पेपर भी अच्छा रहेगा। अगर आप सक्षम हैं और आपको थोड़ा सा भी लूप होल लग रहा है फर्स्ट पेपर में, तो दोनों ही ज्वाइन करो, बेहतर तरीके से तैयारी करो, रगड़ के पढ़ दो और निकाल लो एग्जाम। नमस्कार।